अभी हम अपने हिंदी का CHS का चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज हम लोग अपने CHS का हिंदी का चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे, जो है भाषा एवं उसके प्रयोग। हिंदी भाषा के बारे में कुछ हम लोग आज जान लेते हैं। देखिए, हिंदी भाषा भाषा शब्द की उत्पत्ति बस धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना, कहना। अर्थात भाषा वो होती है जिससे बोला या कहा जाता है। भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है, अतः अपने विचार विनिमय माध्यम बनाता है। भाषा के जरिए हम अपने विचार दूसरों के तक पहुंचा सकते हैं और उनके विचारों को अपने तरफ ग्रहण कर सकते हैं। यही इसमें बता रहा है भाषा में। और भाषा का निर्माण किस किस से होता है? ध्वनि, शब्द, वाक्य तथा अर्थ के संपूर्ण मेल से होता है। मतलब भाषा किससे बनती है? भाषा ध्वनि, शब्द और वाक्य किसी सेंटेंस से मिलकर बनती है। व्याकरण, देखिए, प्रत्येक देश में 3 रूप में भाषा प्रचलित होती है। जैसे कि हर देश में 3 रूप में भाषा प्रचलित होती है। पहली तो बोलियाँ, प्रतिनिष्ठ भाषा, मतलब जिसको सरकार के द्वारा वो मिला हो, सर्टिफिकेट मिला हो। और राष्ट्रभाषा, वो तो नेशनल लैंग्वेज होती है। स्थानीय स्तर मतलब स्थानीय स्तर जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पे जो भाषा को बोलते हैं उसे बोली कहा जाता है। और प्रतिनिष्ठ भाषा मतलब ये भाषा किसी राज्य के परिधि पे शासन, शिक्षा तथा महत्व संबंधित साहित्य वर्ग के माध्यम है। मतलब जैसे किसी राज्य में जिस भाषा में पढ़ाया जाए उसे प्रतिनिष्ठ भाषा कहते हैं। जैसे यूपी में हिंदी में पढ़ाया जाता है, जैसे केरला में तमिल पढ़ाया जाता होगा, कन्नड़ पढ़ाया जाता होगा। ऐसे राष्ट्रभाषा जो होता है, राष्ट्रभाषा जो पूरा राष्ट्र बोलता है। एक भाषा फिक्स होती है जो पूरे भाषा, और उसी भाषा में सारे काम किए जाते हैं। हिंदी भाषा का विकास का प्रक्रिया। हिंदी भाषा किस भाषाओं में से ली गई है, किस भाषाओं से बनाई गई है। वो भाषा है ये संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आवहट, परंपरा देखा जा सकता है। इसमें अपभ्रंश, प्राकृत, ये पाली, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश विभिन्न क्षेत्रों में हुआ है। अब देखिए, विभिन्न अपभ्रंश के स्वरूप देखेंगे जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों में बोला जाता है। देखिए, अपभ्रंश के रूप। सरसोनी अपभ्रंश से जो हमारी भाषा है उसमें जो सरसैनी अपभ्रंश में जो हमारी भाषाएं आती है, जैसे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, ये सब इस समय आधुनिक भाषा, ये सब जो भाषा है वो हमारी सरसोनी अपभ्रंश से मिलकर बनी हुई। अर्धमगधी अपभ्रंश। अब देखिए, अर्धमगधी जैसे कि पूर्व हिंदी, अवधी, बंगाली, छत्तीसगढ़ी,
ये सब भाषा हमारे अर्धमगधी अपभ्रंश से निकली हुई है। मगधी अपभ्रंश, मगधी अपभ्रंश से जो हमारी भाषाएं निकली हुई हैं वह है बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। और खस अपभ्रंश से हमारी जो भाषा निकली हुई है वो है पहाड़ी। बछाड़ अपभ्रंश से जो हमारी भाषा निकली हुई है पंजाबी, सिंधी। और महाराष्ट्री अपभ्रंश से जो हमारी भाषा निकली है वो मराठी। 10वीं शताब्दी में आधुनिक आर्य के साथ हिंदी बोलियों का विकास माना जाता है। मतलब 10वीं शताब्दी में हमारी हिंदी भाषा का विकास माना जाता है। इन्हीं बोलियों में से एक खड़ी बोली रूप स्थिर होना तथा अन्य बोलियों के प्रभाव से हिंदी का मानक रूप सामने आया। मतलब ये कहते हैं कि खड़ी बोली हमारी जो हिंदी की मानक शब्द, मतलब खड़ी बोली जो हिंदी की हमारी मेन भाषा को माना गया। हिंदी की बोलियां एक भाषिक संस्कृति को विकसित करने तथा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब हिंदी बोली जो है वो भाषा की जो संस्कृति है उसे निर्माण करने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज हिंदी भाषा अपने विस्तार तथा व्यवहार की प्रक्रिया के कारण व्यावहारिक तथा शाब्दिक रूप में एक सुदृढ़ भाषा है। मतलब जो हिंदी का जो व्यवहार है उसके कारण यह भाषा एकदम सुदृढ़, मतलब इसे कोई हटा नहीं सकता, एकदम दृढ़ भाषा है। हिंदी भाषा के खड़ी बोली के रूप में मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया। जैसे पहले मैं बता चुका हूँ, हिंदी भाषा के खड़ी बोली, मतलब जो खड़ी बोली थी हिंदी भाषा के मानक, मतलब वही एकदम मेन रूप माना गया है हिंदी भाषा का। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी वर्तमान स्वरूप को विकसित व सांस्कृतिक किए। मतलब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये जो भाषाओं में हमारे उसको प्रचलित किए, विकास किए। द्विवेदी जी लेखकों और कवियों की रचना का वर्तनिक व्याकरण संबंधी त्रुटि को स्वयं संशोधित तथा उन्हें शुद्ध लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब इसलिए द्विवेदी जी जो थे वो कवियों की रचनाओं को संशोधित, मतलब जांच पड़ताल करते थे और उसमें जो व्याकरण के कारण जो गलतियाँ हुई रहती है उसे वो सही करते थे और कवियों को प्रेरित करते थे कि वो शुद्ध व्याकरण का प्रयोग करें, शुद्ध लिखने का कोशिश करें। भारतीय संविधान, देखिए इस लाइन में जो कह रहा है, भारतीय संविधान हिंदी की राजभाषा के रूप 14 सितंबर 1949 मान्यता प्रदान की गई, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान, मतलब भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में, जो हमारी हिंदी भाषा को है, जो हमारी राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त की गई। मतलब संविधान में लिखा गया कि इसे हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया और इसी कारण हम लोग हर साल 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। जज ग्रेसन ने इसके व्यापक स्वरूप तथा प्रवृत्ति के आधार पर इसे 5 उपभाषाओं में बांटा। मतलब हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया। हिंदी की उपभाषाएं निम्न हैं, जैसे देखिए पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। हिंदी की इन उपभाषाओं के अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं। ये अंतर्गत 18 बोलियां पूछता है, कितनी बोलियां आती है? 18 बोलियां, ये इम्पोर्टेंट है। उपभाषाएं जो हैं हिंदी की वो देखिए कौन कौन, और उसमें कौन कौन सी हमारी बोलियां आती हैं। जैसे कि पश्चिमी हिंदी में हमारी खड़ी बोली ब्रज भाषा, कन्नौजी, बंगारू एंड बुंदेली आती है। पूर्वी हिंदी में हमारी जो आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और बिहारी हिंदी में जो हमारी आती है मैथिली, भोजपुरी,
मगही। पहाड़ी हिंदी में हमारी जो आती है गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली। राजस्थानी हिंदी में हमारी आती है मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढा डाड़ी, मलवी। अब देख लेते हैं हम पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ। पश्चिमी हिंदी की बोलियों का खड़ी बोली। खड़ी बोली का उद्भव सरसोनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। अब सरसोनी अपभ्रंश जो था उसमें से इसका उद्भव हुआ है, मतलब उत्तरी उद्भव हुआ है। इस बोली का मूल नाम मूल नाम कौरवी था। साहित्यिक भाषा में बदल जाने के कारण इसका नाम खड़ी बोली पड़ गया। ये मतलब खड़ी बोली का मूल नाम जो है हम लोग का कौरवी है, और साहित्यिक में इसका नाम जाके धीरे धीरे बदल गया, इसके लिए इसको खड़ी बोली पड़ गया। खड़ी बोली मुख्यतः खड़ी बोली देखिए कहाँ बोला जाता है। देहरादून के मैदानी भाग में, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली के कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद आदि क्षेत्रों में बोला जाता है। अब इसके कवि देख लीजिए, इसको किस ने प्रयोग किया अपने लिखने के लिए, अपने साहित्य में लिखने के लिए। जैसे जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा आदि बहुत से साहित्यकारों ने खड़ी बोली को समृद्ध किया और अपने साहित्य में प्रयोग किया। अब देखते हैं ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का विकास सरसोनी से ही हुआ है। इसका भी सरसोनी से हुआ। सरसोनी के मध्यवर्ती में हुआ था, उसका उत्तरवर्ती में हुआ था ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का मुख्य केंद्र है मथुरा। ब्रजभाषा का मुख्य केंद्र मथुरा है। मथुरा हमारा इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ बोली जाती है? आगरा में बोली जाती है, बरेली, अलीगढ़, मैनपुरी आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। अब भक्ति काल में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया। भक्ति काल और रीतिकाल में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया ब्रजभाषा का। अब देखिए ब्रजभाषा को प्रयोग करने वाले कवि जो थे वो थे हमारे सूरदास, नंददास, रहीम, रस खान, बिहारी, भूषण, भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि ब्रजभाषा के मुख्य रचनाकार हैं। अब देखिए कन्नौजी इसका विकास भी सौरसेनी के अपभ्रंश से हुआ। यह कहाँ बोला जाता है? दिखाइए, इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हीरादोई आदि क्षेत्र में बोली जाती है। अब देखिए इसके कवि जो चिंतामणि, नीलकंठ, मतीराम आदि कवियों ने कन्नौजी भाषा में रचना लिखे। अब बंगारू देखें, बंगारू यानी हरियाणवी। बंगारू बोली का विकास, इसका भी विकास सरसोनी अपभ्रंश के पश्चिमी से हुआ था। वो उत्तरी से हुआ था, हम लोग का खड़ी बोली उत्तरी से, और हम लोग का ब्रज भाषा मध्यवर्ती से, और बंगारू हम लोग का पश्चिमी से हुआ है। यह हरियाणा तथा दिल्ली के देहाती क्षेत्रों में बोला जाता है। यह हरियाणा तथा दिल्ली के देहाती क्षेत्रों में बोला जाता है। अब देखिए बुंदेली इसका विकास भी सरसोनी से हुआ था, सरसेनी से हुआ था। अब देखिए इसे कहाँ बोला जाता है? झांसी, झालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, सागर, होशंगाबाद आदि क्षेत्रों में बोला जाता है। अब इसके कवि कौन कौन मेन कवि हैं? देखिए केशवदास, पद्माकर भूषण, लाल कवि, जगनकी आदि प्रमुख बुंदेली कवि रहे। देखिए पूर्व हिंदी की बोलियां। अब जो पूर्व हिंदी की बोलियां थी, अब वो निम्न प्रकार उनके रूप देखिए। और ये हमारी अर्धमगधी पूर्व हिंदी की बोलियां, पूर्व हिंदी की जो बोलियां हैं हमारी अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी की बोलियां निम्नलिखित है। जैसे अवधी, इसे कसौली भी कहा जाता है। इसे कौसली भी कहा जाता है। अवधी को कौसली भी कहा जाता है। यह अयोध्या के क्षेत्र में प्रमुख बोला जाता है। इसके अतिरिक्त यह लखनऊ, इलाहाबाद, प्रयागराज, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर आदि कुछ क्षेत्र, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर आदि क्षेत्रों में बोला जाता है।
तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया। इन्होंने अपनी रामचरितमानस ग्रंथ जो है फेमस ग्रंथ, उन्होंने पूरा अवधी भाषा में ही लिखा। भगेली यह रीवा, सतना, शहडोल तथा मैहर के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी ये छत्तीसगढ़ी के क्षेत्रों में बोली जाती है, जैसे सुरगुजा, कोबरा, बिसालपुर, रायगढ़, रायपुर, दुर्ग आदि प्रमुख केंद्र हैं। अब देखें बिहार की हिंदी बोलियाँ, मतलब बिहारी हिंदी बोलियाँ, ये हमारा मगधी अपभ्रांत से हुआ है। ये अवधि, इसके पीछे अवधि था, ये मगधी अपभ्रांत से हुआ है। इनमें बिहारी हिंदी बोलियाँ ये है मैथिली। इसका केंद्र जो हमारा है मिथिला। यह आठवीं अनुसूची क्षेत्र की बोलियों में से एकमात्र बोली है। ये कहाँ का प्रयोग किया जाता है? दरभंगा, मुजफ्फरनगर, पूर्णिया, मुंगेर इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। विद्यापति पदावली मैथिली के प्रमुख कवि रहे। ये विद्यापति मैथिली के प्रमुख कवि रहे। इसके अतिरिक्त नागार्जुन, गोविंद दास आदि भी मुख्य कवि हैं जिन्होंने मैथिली भाषा का प्रयोग किया। भोजपुरी, इसका प्रमुख केंद्र भोजपुर बिहार है। वाराणसी बनारस, इसको कहाँ का बोला जाता है? वाराणसी, बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण आदि प्रमुख क्षेत्रों में बोली जाती है। यह भारत के अतिरिक्त सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी आदि देशों में बोली जाती है। ये देखिए भारत के अतिरिक्त, यहाँ से इतनी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना जरूरी है। मगही, यह पटना के पलगू, हजरिंगाबाद के भगलपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। मगही ये ज़्यादा नहीं बोली। पहाड़ी हिंदी की बोलियों का विकास भी खर उपभ्रांत से हुआ है। पहाड़ी हिंदी बोलियां निम्नलिखित हैं। नेपाली उत्तराखंड, नेपाल आदि क्षेत्र में प्रमुख बोली जाती हैं। कमुआ, गढ़वाल उत्तराखंड क्रमशः कुमाऊनी गढ़वाली है। राजस्थान की हिंदी बोलियाँ, राजस्थानी हिंदी बोलियाँ, आइए देखते हैं राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी बोलियों का विकास सरसोनी अपभ्रांत से हुआ है। इसका भी राजस्थानी हिंदी बोली का भी सरसोनी अपभ्रांत से हुआ है। राजस्थानी हिंदी बोलियाँ निम्नलिखित हैं, जैसे मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी बोली, मारवाड़ी जोधपुर, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। मेवाती उत्तरी राजस्थानी बोली है। यह अलवर, गुड़गांव, भरतपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। ढूंढा डाड़ी पूर्वी राजस्थानी बोली है। यह जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। मालवी दक्षिणी राजस्थानी बोली है। यह इंदौर, उज्जैन, देवास, रामतल, भोपाल आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। देखते हैं लिपि क्या है। लिपि प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। लिपि के आधार पर लिखित संकेत चिन्ह हैं। मतलब लिपि जैसे कि मान लीजिए जिसके द्वारा लिखा जाए, मतलब जो चिन्ह होते हैं जिससे हम लोग भाषा को लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं।
जैसे हिंदी हिंदी की लिपि देवनागरी है, जिसका विकास ब्रह्म लिपि से हुआ है। भारत के प्राचीन लिपियों में से सिंधु घाटी की लिपि, खरोष्ठी लिपि तथा ब्रह्म लिपि प्रसिद्ध हैं। देवनागरी लिपि का आविष्कार ब्रह्म लिपि से हुआ है। सिंधु घाटी की लिपि चित्रधारा कुछ धन्योच्चार थी। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, उर्दू की फारसी और पंजाबी की गुरमुखी है। नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी है। ये इम्पोर्टेंट है। ध्वनि, तो पहले वर्ण। ध्वनि या वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती हैं। इसके बिना शब्द, वाक्य तथा भाषा की कल्पना असंभव है। वर्ण को व्यक्त करने के लिए ध्वनि चिन्ह का प्रयोग होता है। ध्वनि चिन्ह का उच्चारण ही वर्ण है। वर्णों को मिलाकर शब्द का निर्माण होता है और हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या 52 है। वर्णों की संख्या 52 है। इन वर्णों को उच्चारण पर आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। जैसे स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण हैं। मुख्य रूप से यह संख्या में 11 होते हैं। जैसे आ, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों का वर्गीकरण मात्रा और उच्चारण के काल के आधार पर। मात्रा उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। हर्ष स्वर, मूल स्वर। वे स्वर जिनका उच्चारण में कम समय, एक मात्र का समय लगता हो, उन्हें मूल स्वर या हर्ष स्वर कहते हैं। जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में मतलब कम से कम समय लगता है, उसे हम लोग हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में अधिक समय लगे, 2 मात्र का समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ। दीर्घ स्वर की रचना 2 स्वरों को जोड़कर होती है और दीर्घ स्वर जो हैं उनकी रचना 2 स्वर को जोड़कर होती है, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। प्लुत स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में इन दोनों से अधिक समय लगे, मतलब सबसे ज़्यादा जिन स्वरों को उच्चारण करने में सबसे अधिक समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। इन स्वरों का उपयोग मुख्यतः नाटक या संवाद अथवा किसी को पुकारने के लिए किया जाता है। मुख्य विवरण मतलब मुंह के खोलने पर स्वर्गों के प्रकार इस आधार पर 4 वर्गों में विभाजित है। मुख के कारण 4 वर्गों में, मुख से एक्सप्लेन करने के में 4 वर्णों में ये डिवाइड है। जैसे वृत्तित, जिन स्वरों को उच्चारण करने में मुख का द्वार पूरा खुल जाता है और उन्हें वृत्तित स्वर कहते हैं। मतलब जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुंह पूरा खुल जाए, उन्हें वृत्तित स्वर कहते हैं। जैसे आ। अर्धवृत्तित स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख द्वार, मतलब जिन स्वरों को उच्चारण करने में हमारा मुंह आधा खुले, उन्हें अर्धवृत्तित स्वर कहते हैं। जैसे अ, ए, ओ, अ। संवृत्त देखिए, जिन स्वरों को उच्चारण करते समय मुख द्वार लगभग बंद रहता है, संवृत्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ई, उ। अर्धसंवृत्त स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, उन्हें अर्धसंवृत्त स्वर कहते हैं। जैसे ए, ओ। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भाग में बांटे गए हैं। इसके आधार पर स्वर को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। और अग्र स्वर, जिन स्वरों को उच्चारण
में जिह्वा का अग्रभाग ऊपर उठता है वे अग्रस्वर कहलाते हैं। जैसे ई, ए, मध्य स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा समान अवस्था में रहती है वे मध्य स्वर कहलाती हैं। जैसे अ। पश्चय स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण में जिह्वा का पश्चय भाग ऊपर उठता है इसे पश्चय स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, उ, ओ, औ, आ। ओठों की स्थिति में स्वर के कितने प्रकार होते हैं देखें। ओठों की स्थिति मतलब ओठों के बदला मतलब ओठों के स्थिति पर स्वर के 2 प्रकार होते हैं। जैसे अवृत्तमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी गोलकार नहीं होते उन्हें अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे जिन स्वरों को उच्चारण करते समय हमारा ओठ गोल मतलब ऐसे गोल शेप में ना बने तो उन्हें अवृत्तमुखी कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ। वृत्तमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी गोलकार होते हैं उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे उ, ओ, औ। मतलब वृत्तमुखी जो स्वर होते हैं इनके उच्चारण में हमारे ओठ गोल शेप में हो जाते हैं इसलिए इन्हें वृत्तमुखी कहते हैं। हवा के नाक के मुंह के निकलने से आधार पर मतलब जब हवा हमारे नाक और मुंह से निकले जब जिन स्वरों का उच्चारण हवा हमारे नाक मुंह से निकले उन पर 2 प्रकार में होते हैं। जैसे निर्नुनासिक और मौखिक स्वर। निर्नुनासिक और मौखिक स्वर क्या होते हैं देखिए। जिन स्वरों के उच्चारण में केवल हवा मुंह से निकलती हो मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में केवल हवा मुंह से निकलती हो उन्हें मौखिक स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई आदि। अनुनासिक स्वर। जिनमें हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले मतलब उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे जिन स्वरों को उच्चारण जब हम करते हैं मतलब बोलते हैं तो हमारे मुंह के साथ साथ नाक से भी हवा निकले तो उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। उन्हें ही अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, जिस मतलब जैसे जिस पे चंद्रमा की मात्रा लगी है वही अनुनासिक स्वर हमारे होते हैं। प्राणध्वत के आधार पर यह प्राणध्वत अर्थ मतलब हवा वायु से है। प्राणवत्त के आधार पर मतलब यह प्राण का अर्थ हवा वायु से है। सभी स्वरों का उच्चारण मुख से हवा कम निकलती है इसलिए स्वरों को अल्प प्राण माना जाता है। घोषत्व के आधार पर यह घोष के अर्थ मतलब स्वतंत्रियों से श्वास के कंपन से है। यहाँ घोष अर्थ स्वतंत्रितों का अर्थ में श्वास के कंपन से है। स्वर के उच्चारण से स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है इसलिए सभी स्वर सघोष वाइष्ट ध्वनि हैं। अयोग्यवा अंग अह विसर्ग अयोग्यवा हैं। यह ना तो स्वर है ना ही व्यंजन इसलिए इन्हें अयोग्यवाह कहा जाता है। अंग अह बिना किसी योग के अर्थ वहन करते हैं। बिना किसी योग के ये अर्थ वहन करते हैं मतलब अर्थ वहन मतलब बिना अर्थ का निकलता है मतलब अर्थ
कोई मतलब ही नहीं है। अगर किसी बिना ऐसे ही लिख दिया जाए, मतलब अंग लिख दिया जाए, तो मतलब इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसके कारण ये अयोग्य वाक्य होते हैं। अब देखते हैं व्यंजन। वे ध्वनियाँ जो बिना स्वर की सहायता से उच्चारण नहीं किया जा सकता। मतलब व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की मदद लेनी पड़ती है, वैसे वर्णों को हम लोग व्यंजन कहते हैं। अन्य शब्द में जिन ध्वनियों का उच्चारण में हवा मुख द्वार से अबाध गति से निकलती है, वर्ण उसे पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, व्यंजन कहलाती है। मतलब अन्य शब्दों में मतलब जिन शब्दों में हवा मुख द्वार से अबहती, मतलब अभाग गति से निकले, मतलब गति से निकल जाए, उसे उस वर्ण को ही अपूर्ण अवरोध मतलब व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं भाई, तब समझ रहे हैं। जब व्यंजन के नीचे हलंत लगा दें तब वो व्यंजन आधा होता है। मतलब जब किसी व्यंजन को आधा लिखना रहता है तो उसके नीचे हलंत लगाया जाता है। व्यंजन का उच्चारण अ के बिना संभव है ही नहीं। मतलब किसी भी व्यंजन का उच्चारण अ के बिना संभव नहीं है। प्रत्येक व्यंजनों में अंत में अ तो आता ही है। इनकी संख्या 33 मानी गई है, परंतु ड़ और ढ को जुड़ जाने के बाद इनकी संख्या 33 संख्या थी, तो उनकी 35 संख्या हो जाती है। हिंदी वर्णमाला में स्वतंत्र रूप से 4 संयुक्त व्यंजन हैं, जैसे त्र, छ, त्र, स्र। छ, त्र, स्र, ज्ञानी ग और त्रिशूल त्र, क्षत्रिय। ये सब वर्ड हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। व्यंजनों के वर्गीकरण निम्न प्रकार से हैं। प्रयत्न के स्थान के आधार पर कंठक व्यंजन। जिन व्यंजनों ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा पिछले भाग कंठ को स्पर्श होता है, वो कहलाती है। जैसे क, जो हमारे गले के पीछे जो हमारी जीभ होती है एकदम लास्ट में, वो हमारे कंठ कुछ होती है, उस उच्चारण करने में वैसे व्यंजन हमारे कंठक व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ। अब करके देखिए, क, ख, क, घ। तालव्य व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग को कठोर और तालु को स्पर्श करता है, तालव्य व्यंजन कहलाता है। जैसे च, छ, ज, झ, ञ और स। मूर्धन व्यंजन। कठोर तालु के मध्य मूर्धन व्यंजन। कठोर तालु के मध्य भाग को मूर्धा कहते हैं। मतलब कठोर तालु के मध्य भाग को हम लोग मूर्धा कहते हैं। जो कठोर तालु होता है हमारे, उसके बीच में जो हमारा होता है, उसे मूर्धा कहते हैं। जब जिह्वा उल्टी हुई नोक जब जीभ हमारी उल्टी करते हैं तो उसके नोक को भाग मूर्धा को स्पर्श करती है, तो तब हमारे मूर्धन व्यंजनों का उच्चारण होता है। जैसे ट, ठ, ढ, अड़ और स। दंत व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण में जिह्वा की नोक, मतलब जिन व्यंजनों आगे वाला भाग हमारे दांत को स्पर्श करता है, उन्हें दंत व्यंजन कहते हैं। जैसे त, थ, द, ध, स। ओष्ठ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय दोनों ओष्ठ श्वास का अवरोध करती हों, उन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। मतलब जैसे ओष्ठ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हुए हमारे ओठ हवा को रोकती हों, मतलब निकलने से बाधित करती हों, उसे ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। जैसे
प, फ, भ, भ। दंत ओष्ठ व्यंजन, जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय दोनों ओष्ठ दांतों को स्पर्श करता है तथा दंत व्यंजन कहलाता है। जैसे जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारा मतलब दोनों ओष्ठ दांतों को स्पर्श करता है उसे दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। जैसे व। व्यवस्थित व्यंजन, जिन व्यंजनों को उच्चारण में जिह्वा ऊपरी मसूड़ों को स्पर्श करती है, मतलब जैसे देखिए तुरंत व्यवस्थित व्यंजन कहलाते हैं। जैसे वत्सर व्यंजन कहलाते हैं। मतलब जो व्यंजन हमारे ये देखिए दांत के जस्ट पीछे हम लोग का मांस है, मतलब मसल से उसे टच करके जो व्यंजन हमारा निकलता है उसे हम व्यवस्थित व्यंजन कहते हैं। जैसे न, र, ल, ये सब हमारे व्यवस्थित व्यंजन हैं। अब देखिए प्रयत्न विधि के आधार पर व्यंजनों के टाइप देखिए। प्रयत्न विधि के आधार पर व्यंजनों के टाइप देखिए। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा कोई न कोई भाग मुख से किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, स्पर्श व्यंजन कहलाता है। क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन है। इन्हें 5-5 वर्गों में विभाजित किया गया है और वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जैसे मतलब देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होता है, मतलब जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय हमारी जीभ किसी न किसी भाग को टच करती हो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे स्पर्श संघर्षीय व्यंजन, च वर्ग के उच्चारण में वायु कुछ घर्षण के साथ निकलती है, इसीलिए इस वर्ग व्यंजन को संघर्षीय व्यंजन कहते हैं। मतलब ये जो च वर्ग होता है, च से लेकर यहाँ तक, इनमें हमारी वायु घर्षण कर हमारे मुंह से बाहर निकलती है, इसलिए जो संघर्ष करती है, मतलब घर्षण करती है, संघर्ष करती है, इसमें इसलिए इसे स्पर्श संघर्षीय व्यंजन कहते हैं। जैसे इसका उच्चारण आप खुद करके देखिए, च, छ, ज, छ, इं। नासिक के व्यंजन, ड, इं, न, त तथा म व्यंजनों को उच्चारण वायु नाक से निकलती है, इसीलिए इसे नासिक या अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। मतलब नासिक व्यंजन वो होते हैं जिनके उच्चारण करते समय वायु जो हमारे नाक से निकलती है, मतलब नाक से निकलती है, इसीलिए इसे नासिक व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन, जिन व्यंजनों को उच्चारण में जीभ सबसे पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है। मूर्धा तो मैंने आपको बताया, जैसे ये जीभ से आप लोग अपने जीभ ऊपर करिए, जो टच भाग होगा वो हमारा मूर्धा होगा। मूर्धा को स्पर्श करती है, उसके बाद झटके से नीचे गिरती है, मतलब मूर्धा को टच करके झटके से नीचे गिरे, उन्हें उत्प्रेक्षित व्यंजन कहते हैं। जैसे अण और इं, इन व्यंजनों को ये व्यंजन संयुक्त में नहीं थे, ये व्यंजन संस्कृत में नहीं थे, ये व्यंजन हमारे संस्कृत में नहीं थे। ठीक, कोई पूछे कौन सा व्यंजन नहीं थे, तो हमारा ड़ और ड। लुठंतिंत व्यंजन, इन व्यंजनों को उच्चारण करते समय जीभ तालू से लुढ़क कर, मतलब ये लुढ़ंतिक व्यंजन है, जो इसका नाम ही लुढ़ंतिक व्यंजन है, इसलिए जो हमारी जीभ जो है तालू से लुढ़क कर स्पर्श करती है, इसीलिए स्पर्श करती है, इसीलिए लुढ़ंत व्यंजन कहलाते हैं। जैसे र, परिशवक व्यंजन, जिन व्यंजनों को उच्चारण में जीभ तालू को छुए किंतु परवश बगल से हवा निकल जाए उसे परवशिक व्यंजन कहते हैं। जैसे मतलब परवश, मतलब जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय हमारे जैसे राइट साइड के गाल के तरफ से हवा हमारा निकले तो उसे हमें परवशिक व्यंजन कहते हैं। और इसमें हमारा जैसे देखिए ल हमारे जब हमेशा हवा राइट साइड से निकलेगी, आप लोग लेफ्ट साइड से निकालने की कोशिश करेंगे मगर इसका उच्चारण नहीं हो पाएगा।
अब ऊष्म व्यंजन है, नहीं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख बहुत सुकंचित जाता है, फिर भी वायु स्वर के भांति बीच से निकल जाती है, उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि अंतस्थ व्यंजन कहलाती है। मतलब जिन व्यंजन को उच्चारण करते समय सुकंचित, मतलब मुंह हमारा एकदम सुकंचित होता है, परंतु मतलब फिर भी वायु हमारे स्वर के भांति निकल ही जाती है, स्वर के भांति बीच से निकल जाती है, उस समय उत्पन्न ध्वनि को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य र ल व। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट सी प्रतीत होती है, उसे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे श श श ह। मतलब इन व्यंजनों को उच्चारण करते समय हमें गर्मी सी महसूस होती है, हमारे मुंह से गर्मी से निकल सी महसूस होती है। जैसे आप लोग खुद उच्चारण करके अपने आगे हाथ लगा के देखिए तो आप लोग को गर्मी से महसूस होगा। स्व यंत्रमुखी और काकल्य व्यंजन जिन व्यंजनों को उच्चारण में अंदर से आती हुई श्वास मतलब तीव्र वेग से स्वर यंत्र मुख पर संघर्ष उत्पन्न करती है, उसे स्वर यंत्रमुखी व्यंजन कहते हैं। जैसे जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय अंदर से आती हुई जो सांस है वो तीव्र वेग से तेजी से स्वर यंत्र मतलब स्वर के यंत्र को मुख पर संघर्ष मतलब स्वर वाले जो हैं उन्हें संघर्ष उत्पन्न कर देती हैं, उन्हें उच्चारण करने में संघर्ष उत्पन्न करती है, इसलिए ये स्वतंत्र मुखी काकल्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ह। अब देखिए, प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। मतलब जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय हमारी हवा आधी निकलती हो, मतलब आधी हवा निकलती हो, मतलब आधी हवा हमारे अंदर ही रह जाती है, इसलिए इसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे पहला और तीसरा पांचवा शब्द में हमें कम सांस की जरूरत पड़ती है, कम हवा निकलती है और हम रिलैक्स फील नहीं कर पाते। जैसे कि क ख ग घ नहीं क ग ढ च छ ट य। देखिए अल्प प्राण व्यंजन ये है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। महाप्राण जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय अधिक हवा निकलती है और महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। मतलब इन व्यंजनों को उच्चारण करते समय हमारे अधिक हवा और हम रिलैक्स महसूस करते हैं, इसलिए यह महाप्राण व्यंजन मतलब महाप्राण वर्ग कहलाते हैं, मतलब महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग में दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण या ध्वनि होती है। जैसे ख ग छ झ ट ठ आदि हैं, ये सब याद कर लेते। घोषत्व के आधार पर अघोष्य व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उसे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग में पहला तथा दूसरा व्यंजन अघोष व्यंजन कहलाते हैं। जैसे च छ ज ट, मतलब प्रत्येक वर्ग में पहला और दूसरा वो हमारे घषत्व के अघोष व्यंजन कहलाते हैं। सघोष व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो और सघोष और घोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग में मतलब जो तीसरा चौथा और पांचवा व्यंजन होता है, दो को छोड़कर तीसरा चौथा पांचवा जो होता है वो हमारा होता है सघोष व्यंजन। जैसे ग घ अण छ इ ट अड़ द न प भ म तथा य र ल व। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इन सब के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं शॉर्ट्स पर अपलोड कर दूंगा, जिसे आप लोग सॉल्व करिए और जो इसका
मतलब 5-5 के हिसाब से मैं दूंगा। तो जो इसे सॉल्व करेगा उसे ऊपर एक विनर बॉक्स बना रहेगा, उसमें उसका नाम लिखा जाएगा और जो 50 लोग रहेंगे उनके रैंक लिखकर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। और जो सबसे पहले सही आंसर देगा उसका नाम उस बॉक्स में लिखा जाएगा अगली क्वेश्चन के बारे में। और सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियो।